इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले भारत और चीन की। भारत और चीन देप्सांग और डेमचौक सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गश्त फिर से शुरू करने पर राजी हुए हैं। एलएसी पर गश्त फिर से शुरू करना पूर्ण पैमाने पर सैनिकों की वापसी की दिशा में अहम कदम है। अब चीनी सैनिक पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और भारतीय सैनिकों को नहीं रोकेंगे, जैसा कि वे 2020 से कर रहे हैं। मई 2020 में सीमा पर तनाव पैदा होने के लंबे समय बाद भारत चीन सैनिकों की वापसी अगस्त फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। हालांकि समझौते को एक्सपर्ट अलग तरह से देख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर, विचारक और टिप्पणीकार ब्रह्मचेलानी इस पूरे समझौते पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट पर लिखा, सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई डील नहीं हुई है। ये इस सप्ताह होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी शी की बैठक को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है, जिसके तहत भारत और चीन एक गश्त व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। चिलानी ने कहा कि इस गतिरोध की जड़ चीन की ओर से गश्त सही सीमा प्रबंधन समझौतों का उल्लंघन है। ताइवान प्लस न्यूज़ के में पत्रकार आदिल बराल लिखते हैं, मैं समझौते के नतीजे का अभी इंतजार करूंगा, लेकिन पिछले महीने में एलएसी से दूर सैनिकों की कोई बड़ी गतिविधि नहीं देखी गई। मामूली वापसी से पीछे के क्षेत्रों में सैनिकों की दीर्घकालिक उपस्थिति का समाधान नहीं होगा। चीन लगातार एलएसी पर नए बुनियादी ढांचे तैयार कर रहा है। ये हालिया सेटेलाइट तस्वीरों से भी पता चलता है। आदिल कहते हैं कि चीनी पक्ष की ओर से अभी तक डिसएंगेजमेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह केवल कुछ गश्ती अधिकारों की बहाली के साथ छिटपुट वापसी है। लगता है सैनिक अपनी जगह पर बने रहेंगे। हम शिखर सम्मेलन के बाद तक इस पर कोई चीनी बयान नहीं देखेंगे। चीन फिर इसे बहुत महत्व नहीं देगा। सना हाशमी ने भारत चीन में समझौते पर एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में लिखा कि हम ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी शी की द्विपक्षीय बैठक देख सकते हैं। यह डील नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए माहौल बनाने के लिए भी हो सकती है। अब देखते हैं यह संघर्ष विराम कब तक चलता है। सना ने आगे कहा कि चीन रणनीतिक रूप से कनाडा मुद्दे का इस्तेमाल पश्चिम को भारत के लिए एक अविश्वसनीय भागीदार की तरह पेश कर रहा है। चीन सुझाव दे रहा है कि एशियाई देशों की को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। चीन की कोशिश कनाडा मुद्दे का भी फ़ायदा उठाने की है। ये बात करें खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप पुष्पवंत सिंह पन्नू के बारे में। खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप पुष्पवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एक बार फिर एयर इंडिया की फ़्लाइट को उड़ाने की धमकी दी है। उसने अपनी धमकी में कहा है कि 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की फ़्लाइट को निशाना बनाया जा सकता है। पन्नू ने दावा किया कि हमला कथित सिख नरसंहार की 40वीं बरसी में मौके पर किया जाएगा। पन्नू प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक है। उसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता भी है। उसने पिछले कुछ वर्षों में कई बार एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू की यह नई धमकी ऐसे समय में आई है जब भारत में कई एयरलाइनों को संभावित बम विस्फोटों के बारे में कई धमकी भरे कॉल मिले हैं, जो सभी फर्जी निकली है। ऐसे समय में हुआ है जब भारत और कनाडा के बीच एक कूटनीतिक विवाद चल रहा है। कनाडा ने भारत पर अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जिसमें एक अन्य आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। नवंबर 2023 में पन्नू ने एक वीडियो जाहिर किया जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा और 19 नवंबर को बंद रहेगा। लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान न भरने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय जांच आयोग एजेंसी ने उन पर आपराधिक साजिश रचने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया है। पिछले साल दिसंबर में पन्नू ने कथित तौर पर उन्हें मारने की साजिश नाकाम होने की रिपोर्ट के बाद 13 दिसंबर को या उसके पहले संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। 13 दिसंबर को 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की सालगिरह है। उसने इस साल गणतंत्र दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को मारने की भी धमकी दी थी। उसने गैंगस्टरों से एकजुट होकर 26 जनवरी को मान पर हमला करने का भी आग्रह किया था। पन्नू को जुलाई 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा देशद्रोह और अलगाववाद के आरोपों में आतंकवादी घोषित किया गया है और सिख फॉर जस्टिस एसएफजे का नेतृत्व करता है, जो एक अलग समूह सिख राज की वकालत करने वाला समूह है। इससे एक साल पहले भारत ने राष्ट्रविरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए एसएफजे को कानूनी संघ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। ये हम बात करें चीन के विदेश मंत्रालय की। चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित बैठक से जुड़े सवाल को टाल दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बारे में अगर कुछ नया होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। दोनों नेता मंगलवार से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कजान दौरे से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी दी कि भारत और चीन के वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर एक सहमति पर पहुंच गए हैं। हालांकि बीजिंग की ओर से इस सहमति पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जून 2020 में गलवान घाटी में
हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। दशकों बाद यह सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। पिछले हफ्ते चीन ने घोषणा की थी कि शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वो वैश्विक दक्षिण के लिए एक नया युग की शुरुआत करने के लिए अन्य पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जबकि हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षीयता को मजबूत करना है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मांग निंग ने कहा कि शी जिनपिंग छोटे बड़े समूहों की बैठकों और ब्रिक्स प्लस संवाद में भाग लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिनपिंग अन्य नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों, ब्रिक्स के व्यवहारिक सहयोग, ब्रिक्स के विस्तार और आपसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हम बात करें मालदीव की। चाइना के बहकावे में भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहे कजाई मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ की अकल लगता है ठिकाने आ रही है। चीन द्वारा कर्ज से उभरने में मदद के लिए ज़्यादा रुचि न दिखाने के बाद मुइज़ ने देश में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लागू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला रविवार को कैबिनेट की सिफारिश के बाद लिया गया। ये कदम भारत इंडिया के साथ सहयोग के तहत उठाया गया है, जिसमें भारत ने डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के कार्यान्वयन में मदद देने और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एवं अद्वितीय डिजिटल पहचान के विकास में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति मुइज़ की इस महीने की शुरुआत में भारत की राज्य यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ था। मुइज़ का फैसला मालदीव की अर्थव्यवस्था को कई लाभ देने की उम्मीद है, जिसमें वित्तीय समावेशन में वृद्धि, वित्तीय लेन देन में सुधार और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है। उनकी ऑफिस द्वारा जारी एक बयान में कहा कि यह निर्णय कैबिनेट द्वारा आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहन चर्चा के बाद लिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुइज़ ने मालदीव में यूपीआई को लागू करने के लिए एक कंसोर्टियम स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। उन्हें सुझाव दिया कि बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों, सरकारी कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को इस कंसोर्टियम में शामिल किया जाए। बयान के अनुसार उन्होंने ट्रेड नेट मालदीव्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसोर्टियम का प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया है। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय, घरेलू सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण की एक समन्वय टीम बनाने का निर्णय लिया है, जो आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के सहयोग से यूपीआई के एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी करेगी। भारत की यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव में भारतीय पर्यटकों की भुगतान में सुविधा के लिए रुपे कार्ड भी शुरू किए ताकि डिजिटल और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिल सके। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.